नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, मस्त मौज बहार। आइए, आज हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं डेथ का। मैं अभी लिख रहा हूँ डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर मतलब किसी पार्टनर की मृत्यु। देखो मेरे बेटा, हालांकि इस वाले चैप्टर में से काफी टॉपिक रिड्यूस करे गए हैं। रिड्यूस क्या मतलब, एक तरीके से टॉपिक जो रिड्यूस नहीं हुआ है, जिस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं उन्हें कम करा गया है। लेकिन फिर भी हम इस हद तक इसे सीखेंगे कि अगर इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाए तो भी हम कर पाए। ठीक है, देखो, डेथ और रिटायरमेंट दोनों बिल्कुल सेम है। डेथ और रिटायरमेंट दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, जितना आपने रिटायरमेंट के अंदर सीखा है वो सब कुछ डेथ के अंदर भी अप्लाई होगा। क्लियर है। दोनों में अंतर क्या है? डेथ जो होता है वो एक सर्टेन इवेंट है। किस बंदे को कब रिटायर करना है ये हम पहले से फिक्स कर सकते हैं। लेकिन डेथ डेथ कौन सा इवेंट है जो अनसर्टेन है। किस बंदे की मृत्यु कब होगी वो हमें पता नहीं है। आपको रिटायरमेंट के अंदर ज्यादातर ये होता था कि जिस दिन की बैलेंस शीट दी जाती थी, जैसे मान के चलो अगर 31 मार्च 19 की बैलेंस शीट दी गई है तो 31 मार्च 19 को या 1/4/19 को फलाना ढिमकाना बंदा क्या हो रहा होता, रिटायर हो रहा होता था। मतलब कुल मिला के अभी समझ लो, जिस दिन की बैलेंस शीट दी जाती थी उसी दिन बंदा रिटायर होता था। क्लियर है। जबकि डेथ में जरूरी नहीं है कि जिस दिन की आपको बैलेंस शीट दी जाए, जिस दिन की बैलेंस शीट दी जाए उसी दिन बंदे की डेथ हो। क्लियर है। रिटायरमेंट में बंदा जिंदा होता है, जैसे बंदा मर जाता है। रिटायरमेंट में ज्यादा ज्यादा अपना पैसा वो खुद लेके जाता है, जबकि डेथ में मरे हुए बंदे को बोलते हैं डिसीज पार्टनर। उसका पैसा क्या होता है? डिसीज पार्टनर का पैसा उसके घर वालों को दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे बेटे जी? एग्जीक्यूटर। सिंपल लैंग्वेज में नॉमिनी रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। क्लियर है। रिटायरमेंट में जो बंदा जा रहा होता है उसे तुम क्या कहते हो? रिटायरिंग पार्टनर, जाने वाला पार्टनर। एक होता है जाने वाला पार्टनर, एक होता है जाने वाला पार्टनर। क्लियर है। अब देखो, ये समझना कि डेथ अनसर्टेन है। डेथ अनसर्टेन है। इस अनसर्टेनिटी के पीछे से देखो कितना बड़ा बवाल कट जाता है। इतना बड़ा बवाल कटता है, ये देखना। एग्जांपल समझना मेरे बेटा जी। मान लो मान लो ए, बी और सी ये तीन बंदे हैं। मान लो ए बी सी ये तीन बंदे हैं। इनका रेशियो दे रखा है 3:2:1 का रेशियो है। क्लियर है। मान लो आपको बैलेंस शीट दे रखी 31 मार्च 11 की। सपोज सी की डेथ हो जाती है, सी की डेथ हो जाती है 15 जुलाई 11 में। सी सी इज डाइड, सी मर गया, सी की लाश बिछ गई। क्लियर है भैया, सी की डेथ हो जाती है। यानी कि अगर देखा जाए, देखो बंदा मरा का भैया डी ओ डी, डेट ऑफ डेथ। बंदा मरा इस दिन है और इस दिन की तुम्हें बैलेंस शीट दे रही है। मतलब लास्ट फाइनलाइज बैलेंस शीट ये है। बैलेंस शीट का मतलब है इस दिन तक का प्रॉफिट लॉस सब फाइनल हो चुका है। क्लियर है। बैलेंस शीट डेट के बाद मुझे बताओ मेरे बेटे जी, अप्रैल मई जून और आधी जुलाई, 3.5 महीने ये मिस्टर 3.5 महीने ये मिस्टर सी जिंदा थे। ये मिस्टर सी कौन थे? सी जो थे, सी इज अलाइव, सी भैया जिंदा थे। अगर सी भैया जिंदा थे तो उन 3.5 महीनों में उनकी फर्म में जो भी शेयरिंग बनती है वो इन्हें मिलनी चाहिए। जिस प्रकार की भी शेयरिंग है वो मिलनी चाहिए। अब इससे क्या है, आपने अभी तक कोड पढ़ा है बी सी जी आर री ओ, बस रही हो। या आप एडमिशन में, रिटायरमेंट में, चेंज इन बीएसआर में हर जगह लगाते थे, डेथ में भी लगाओगे भैया। बैलेंस बीडी यानी कि कैपिटल का बैलेंस, बोलो हाँ या ना। कैश, कोई बंदा कैपिटल ला रहा है नहीं ला रहा है कैश या बैंक के थ्रू। गुडविल, गुडविल ओल्ड और न्यू, ओल्ड बाटो न्यू की G2S। आर फॉर रिजर्व, नॉट ओनली रिजर्व, रिजर्व पीएनएल,
deferred revenue expenditure, re for revaluation treatment, प्रॉफिट और लॉस इवैल्यूएशन का, ओ फॉर अदर जैसे कोई ड्राइंग वगैरह हो कैश और काइंड्स में। इसके अलावा देखो मतलब जो बंदा जा रहा है, जैसे रिटायरमेंट के अंदर अगर कोई बंदा जा रहा होता था, उसकी कैपिटल, उसकी गुडविल का पैसा, रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, डेफिनेट खर्चा, रिवैल्यूएशन, अदर एक्सपेंस, ये अदर ये जो भी होता उसे लेना देना जो भी होता था सब प्लस माइनस कर देते हैं। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, बट इन 3.5 महीने में क्या हो जाएगा, एक राइट कोड थोड़ा और बढ़ जाएगा इन 3.5 महीने की वजह से। मतलब अगर बैलेंस शीट डेट में और डेट ऑफ डेथ के बीच में टाइम गैप आ रहा है तो ये कोड बढ़ा देना, ISIP इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर बंदा जिंदा था और उनकी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रावधान है तो जो बंदा मर गया है अपने 3.5 महीने का इंटरेस्ट कैपिटल भी लेके जाएगा। अगर बंदे को सैलरी बनती थी 3.5 महीने की सैलरी भी मिलनी चाहिए। अगर बंदे का कमीशन या बोनस बनता है तो 3.5 महीने का कमीशन या बोनस भी देंगे, अगर है तो देंगे, ऐसे नहीं कि देना ही देना है, ठीक है। अगर बंदे ने 3.5 महीने में ड्राइंग करी है और पार्टीशन डेट में इंटरेस्ट ड्राइंग का प्रावधान है तो इंटरेस्ट ड्राइंग का पैसा काटा जाएगा। बिल्कुल मेरे बेटे ये बात समझ लो, ये बात आप समझ लो, दिमाग में डाल लो, क्या बात समझ लो, दिमाग में डाल लो, पार्टीशन फंडामेंटल वाला ड्रामा शुरू हो जाएगा। नाउ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस क्लियर है या नहीं है, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो देखो BCGREO, एक तो ये कोड है, स्किप, बोलो BCGREO स्किप, BCGREO बस रही हो, स्किप ये कोड है। जो जो हो वो अलाउ करो, जो जो नहीं है बाढ़ में जाने दो। मेन जो यहाँ मुद्दा है वो मुद्दा है इस पी का, प्रॉफिट या लॉस का मुद्दा है मेरे बेटा जी, जिसे मुझे सिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे बड़ी आसान है बट ये पी के पीछे बवाल है जो सीखना बड़ा जरूरी है। इन 3.5 महीनों में ये बंदा जिंदा था, इन 3.5 महीनों में हो सकता है कि हमारी फर्म ने क्या करा हो मेरे बेटे जी, हो सकता है प्रॉफिट कमाया हो सकता है लॉस कमाया हो। तो प्रॉफिट लॉस में इस बंदे की शेयरिंग है, भैया प्रॉफिट है तो वो दो, लॉस है तो उसका पैसा काटो, क्लियर नहीं है। इस प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए कई माध्यम है, कई बेस है। जैसे इन 3.5 महीने का प्रॉफिट निकालना होगा, लॉस निकालना होगा, अगर ऑलरेडी गिवन है तो बात ही खत्म हो जाती है। कई बार बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस मान लेना, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस मान लो, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको बेस मान लो, या प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट को बेस मान लो, प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट या लॉसेस को बेस मान लो, उनका एवरेज को बेस मान लो, या फिर टर्नओवर को बेस मान लो। किसको, टर्नओवर को बेस मान लो, टर्नओवर क्लियर है, टर्नओवर यानी कि सेल्स के बेस पर, क्लियर ही नहीं है। इस टाइप के आपको बेसिस बताए जाएंगे, क्लियर है। मैं आपने अभी इमेजिनरी एग्जांपल में प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस मान के सॉल्व करूंगा, हालांकि हम क्वेश्चन तीनों तरीके के देखेंगे। बात क्लियर हो गई। देखिए अब देखो मैं प्रॉफिट लॉस के बारे में क्या है, इसमें दो बातें आती हैं। इस प्रॉफिट लॉस की मतलब कैलकुलेशन तो आसान है, 3.5 महीने का प्रॉफिट देना है हमें, सीखो, बट इसको एक तरीके से इसकी जो अकाउंटिंग है वो डिपेंड करती है क्या, सेम रिलेशनशिप बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन है जो बच गए हैं, ए और बी, सेम रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी आफ्टर डेथ के बाद ए और बी का संबंध सेम रहा, या डिफरेंट रिलेशनशिप, या रिलेशनशिप चेंज हो गई, डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी आफ्टर डेथ, मतलब रिलेशनशिप सेम है आफ्टर डेथ, रिलेशनशिप सेम है या चेंज हो गई डेथ के बाद। अब जैसे मैं सॉल्व करता हूं, समझना जरा, मैं समझाना क्या चाहता हूं। देखना बेटा बड़ा मुख्य पॉइंट है, सारी बातें आसान है, मुझे मेन पॉइंट ये समझाना है क्योंकि सब कुछ आप पहले से सीखे पड़े हो, मेन यही है बस, ठीक है। जैसे मैंने अपने एग्जांपल में माना कि A B C 3 पार्टनर हैं,
इनका रेशियो मैंने माना 3-2-1। अच्छा, 31 मार्च 11 की लास्ट फाइनलाइज बैलेंस शीट है। बंदा जो मरा है वो 15 जुलाई 11 को मरा है, यानी कि 3.5 महीने के बाद। बोलो हाँ या ना। यानी कि इस समय में 3 बंदे थे, ए बी और सी। इनका रेशियो 3-2-1 था, ठीक है ना। यहां से 15 जो इनका जो ईयर एंड होगा वो होगा 31 मार्च 12 को, ठीक है। यहां से यहां तक बंदे रह गए कौन, ए और बी। क्लियर है, क्योंकि सी तो चला गया, यहाँ पे सी की डेथ हो गई, सी डाइट, बची ए और बी। और ए और बी का जो रिलेशनशिप है, रेशियो जो है वो 3 और 2 है। इसे बोलते हैं सेम रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, सेम रिलेशनशिप बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि ए एंड बी आफ्टर डेथ के बाद सेम रिलेशनशिप रहेगी। क्लियर ही नहीं है, तो पहले ए बी सी थे, अब सी चला गया तो ए और बी की रिलेशनशिप आ रही है 3 और 2। अगर देखोगे सी से पहले भी रिलेशनशिप कितनी थी, दिख रही है, ए 3 और 2 की थी, और सी के बाद भी कितनी 3 और 2। यानी कि ए और बी की जो रिलेशनशिप है वो डेथ से पहले डेथ के बाद सेम है, चेंज नहीं हुई। अब इन्होंने बोला है कि सी जो कि 3.5 महीने जिंदा रहा है, तो 3.5 महीने का प्रॉफिट, क्वेश्चन बोला जाएगा प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस मान लेना। ये लास्ट ईयर है हमारा, क्लोजिंग जो लास्ट क्लोज हुआ है, तो ये प्रीवियस ईयर है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट दे रखा है हमें, लॉस भी हो सकता है, मैं प्रॉफिट मान के चल रहा हूँ, वो 1,20,000 दे रखा है मैंने अपने एग्जाम्पल में, 1,20,000 मान लिया बेटा। तो कोई तुमसे पूछे कि सी का प्रॉफिट निकाल दो, तो बड़ा आसान है मेरे बेटा निकालना। सी का प्रॉफिट, जो बंदा मर गया उसका कैसे निकालोगे भैया, प्रीवियस ईयर को बेस माने ना। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट कितना है मेरे बेटा जी, 1,20,000 इंटू T/12, कितने महीने का, 3.5 महीने का, 3.5/12। क्लियर है नहीं है भैया, 1,20,000 इंटू 3.5/12 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ना। ये 3.5 महीने का प्रॉफिट ए बी सी तीनों का है, हमें खाली किसका चाहिए, सी का, इंटू सी शेयर। बात करें जो बंदा मर गया उसका शेयर, और सी का शेयर कितना है 1/6। निकाल दो जी, कितनी अमाउंट निकल कर आएगी बाहर, देखो जी, ये निकल कर आएगी अमाउंट 5833। इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनाएंगे, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। सी को देना है ना प्रॉफिट, तो कैपिटल में क्रेडिट कर दो, कैपिटल बढ़ा दो, और पीएनएल सस्पेंस डेबिट कर दो। बात क्लियर हो गई। हाँ, अगर ये प्रॉफिट ना होके लॉस होता तो एंट्री जस्ट उल्टी बन जाती, एंट्री बन जाती सीज कैपिटल डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस। अगर आप बैलेंस शीट बनाने के लिए बैलेंस शीट बनाओगे, जिस दिन बंदे की डेथ हो गई, जैसे जिस दिन बंदा रिटायर होता था उस दिन की बैलेंस शीट बनाते थे, जिस दिन बंदा एडमिट होता था उस दिन की बैलेंस शीट बनाते थे, ऐसे ही अगर कोई बंदे की डेथ होगी तो उसी की बैलेंस शीट बनाओगे। हालांकि बैलेंस शीट बनाने के लिए आने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो सीज कैपिटल तो हो जाएगा क्रेडिट कैपिटल अकाउंट के अंदर, और पीएनएल सस्पेंस चला जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में, क्योंकि एसेट डेबिट होती है। हाँ, अगर पीएनएल सस्पेंस क्रेडिट हो रहा होता लॉस के केस में, तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में चला जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है और लायबिलिटी क्रेडिट होती है। लेकिन भैया आपको कोई पूछेगा कि ये पीएनएल सस्पेंस क्या है, मेरे बेटा ये एक तरीके का टेम्परेरी, एक तरीके का नोशनल अकाउंट है, एक तरीके का टेम्परेरी, एक तरीके का नोशनल अकाउंट है। क्लियर ही नहीं है। जो क्या होगा, जब ईयर एंड आएगा ना, ईयर एंड, जैसे यहाँ पे मानो यहाँ ईयर एंड है, तो जब ईयर एंड पे आप प्रॉफिट निकालोगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर प्रॉफिट डालोगे, सपोज 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, क्लियर ही नहीं है, तो आप बोलोगे पूरे 12 महीने का प्रॉफिट कितना 1,00,000 है। इसमें से जो तुमने सी को दे दिया सस्पेंस के थ्रू 58, ये माइनस कर देना 1,00,000 में से, ठीक है ना, तो आपको निकल कर आएगा 94,167। ये जो है ये आप बांट देना ए और बी में, बांट देना किसमें, ए और बी में बांट देना।
किस रेशियो में बांट देना, जो 3 और 2 का रेशियो है। क्यों, क्योंकि पूरे साल 3 और 2 की रिलेशनशिप रही है दोनों में, तो 3 और 2 में बांट देना, बात खत्म। क्लियर ही नहीं है, कुछ अलाउ करना हो जैसे कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो बात की बात है। लेकिन पीएनएल सस्पेंस क्या है, कुछ ही समय के लिए ओपन हुआ एक नोशनल अकाउंट है जो आने वाले पीएनएल अप्रोप्रिएशन से खत्म कर दिया जाएगा। क्लियर जी, एक तो ये तरीका है। सेम रिलेशनशिप, ये कब करना है तुम्हें, सस्पेंस के थ्रू एंट्री कब बनानी है, जब जो पार्टनर बच गए और भी उनके बीच में सेम रिलेशनशिप हो। लेकिन 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 क्या लिखेंगे आप, नेक्स्ट, डिफरेंट relationship between existing partner A and B, जिसे मैं बोल रहा हूँ अपने एग्जाम्पल में। आफ्टर डेथ, डेथ के बाद रिलेशनशिप चेंज हो जाती है। अब आप कहोगे क्या मतलब, जैसे कि देखो अगेन 31 मार्च 11 का आपको बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है ना, 15 जुलाई सब कुछ भाई है। देखो यहाँ पर सी मर गया तो पहले 3 बंदे थे, 3 तो एक रिलेशनशिप था, ठीक है ना। लेकिन सी के जाने के बाद बचे ए और बी, यहाँ पर 3.5 महीने 3 बंदे थे, बाकी 8.5 महीने 2 बंदे रह गए, इनका रेशो के 1:1। अब देखो सी से पहले अलग रिलेशनशिप थी, सी के बाद अलग, ये डिफरेंट रिलेशनशिप। अब इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, जैसा आपने क्या करा था, एक फॉर्मूला लगा दिया था खाली कि सीधा सी का प्रॉफिट निकाला और पीएल सस्पेंस के थ्रू एंट्री पास कर दी। आपने ऐसा नहीं करना। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ लिखोगे प्रॉफिट फॉर साढ़े 3 महीने, 3.5 महीने का प्रॉफिट क्या होगा बताओ। तो देखो करना कुछ नहीं है, 1 लाख बिना प्रीवियस के बेस मानना है इंटू 3.5 महीने का प्रॉफिट, सीधा देख लो ऊपर और नीचे में अंतर क्या है। आप 3.5 महीने का प्रॉफिट निकालने के बाद सी के शेयर से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ नहीं करना, यहाँ सीधा 3.5 महीने का प्रॉफिट निकालो 35,000 रुपए बस। अब क्या करना है, इस 35,000 को ए में, बी में और सी में बांटो, पहले ओल्ड में और फिर न्यू में बांटो जी। ये आपका आएगा 17,500 17,500 और फिर आएगा 5,833 मल्टीप्लाई टू 11,667 17,500। एक क्या प्रॉफिट है, बढ़ा ना घटा, 0, इसका बढ़ गया 5,833, ये कर गया बी गेन, और सी का घट गया 5,833, ये कर गया सेक्रीफाइस। तो क्या लगा दो जी, G2S सीधा, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। सी को बस सी को उसका प्रॉफिट देना था, दे दिया। अब क्या होगा, अब जब तुम यहाँ पर प्रॉफिट निकालोगे ना, जैसे मैंने अपने ऊपर वाले एग्जांपल में 1 लाख रुपए प्रॉफिट निकाला था पीएनएल एप्रोप्रिएशन का, उसमें कुछ नहीं करना तुम्हें, कोई पीएनएल सस्पेंस एडजस्ट नहीं होगा, सीधा 1 लाख को ए और बी में बांट देना इक्वली 1:1, बात खत्म, सीधा बढ़ जाएगा जो नया रेशियो चल रहा है, क्योंकि जो एडजस्टमेंट होनी थी वो पहले हो चुकी थी, बात खत्म। तो अगर रिलेशनशिप चेंज नहीं होगी तो पीनल सस्पेंस के थ्रू, चेंज होगी तो जीटीएस के G2S के थ्रू। ये है जी तरीका इसका, बस और कुछ नहीं है। यही तरीका है जी, बस प्रॉफिट को निकालने के बेस अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस मान लिया, हो सकता है पिछले 3 साल 4 साल 5 साल के एवरेज को लेके वो बेस बोल दे, या फिर आपको पिछले साल का टर्नओवर मतलब प्रॉफिट वगैरह दे दे, सेल्स वगैरह दे दे, तो उसके ब्याह पर बोल दे। क्लियर है, ये इसका कॉन्सेप्ट, ये मेन कॉन्सेप्ट था, और तो सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो 9953247851 पे व्हाट्सएप करें, अपनी परेशानी को दूर करें। आज धन्यवाद, लव यू, जय हिंद, जय भारत।